हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। भाई, हमारी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है और हम आज इस वाले पार्ट में अतिवादी आंदोलन युग के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, पिछले वाले पार्ट में हमने क्या किया था? हमने देखा था भाई स्वदेशी आंदोलन किस तरीके से हुआ। अच्छा, उसके साथ साथ बंगाल का विभाजन क्या था, ये सारी की सारी घटनाएं अपन ने चीजें समझने की कोशिश करी थी। पिछले वाले सेशन में एक कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन के अंदर नरम दल और गरम दल के बीच की जो मतभेद था वो सामने आने लग गया था। आज के इस वाले पार्ट में हम स्टार्ट कर लेते हैं 1906 की ऐसी घटना से जिसने हमें, जो पार्टीशन था हमारा भारत से पाकिस्तान जो अलग हुआ, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ था। क्या हुआ 1906 में, देखने की कोशिश करते हैं। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, कैसे हुई, इसके पीछे क्या कहानी थी, ध्यान से समझो। सर आगा खान एक प्रतिनिधित्व मंडल लेकर लॉर्ड मिंटो के पास शिमला पहुंचते हैं और उनके सामने एक बात रखते हैं कि भाई केंद्रीय, प्रांतीय और साथ साथ स्थानीय निकायों में पृथक निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए। मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स होनी चाहिए, पृथक निर्वाचन होना चाहिए। इसी बात को साथ रखने के साथ जब वो वापस आते हैं, इसी बात को और आगे बढ़ाने के लिए और मुस्लिमों की राजनीतिक संगठन के तौर पे डेवलप करने के लिए 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। कब करते हैं भैया? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर देते हैं। क्लियर है यहां तक बात? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? एक तो कब स्थापना हुई, तो 30 दिसंबर 1906 को ही। कहां पर हुई, तो ढाका में हुई। अच्छा, करने वाले कौन लोग थे? एक तो आगा खान और एक नवाब सलीमुल्लाह थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करी। क्लियर है यहां तक बात? और आगे जाके जब हम पार्टीशन तक पहुंचेंगे तो ये मुस्लिम लीग किस तरीके से डेवलप होती है, जिन्ना इसके साथ कैसे जुड़ते हैं और इस मुस्लिम को और आगे बढ़ाते हैं, और पार्टीशन में इसका क्या रोल था, आगे वाली क्लासेस में अपन समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है बात? ये पिक्चर भी देख लो, मुस्लिम लीग का जो सेशन हुआ था 1906 में, उसकी एक छोटा सा पिक्टोरिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने। अब चल लेते हैं अपन 1907 की ऐसी घटना में जिसको हम कनेक्ट करेंगे 1906 के कलकत्ता अधिवेशन से। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, सबको पता है, कलकत्ता सेशन, कलकत्ता अधिवेशन। इसके अंदर हमने ये देखा था कि जो भाई अध्यक्षता को लेकर लड़ाई थी नरम दल और गरम दल के बीच में, वो सामने आ रही थी, पर दादा भाई नारोजी के आने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। 1907 में ऐसा क्या होता है? 1907 के अंदर जो पहले अधिवेशन कांग्रेस का होने वाला था वो होने वाला था नागपुर में। कहां पे होने वाला था? नागपुर में होने वाला था। नागपुर में होने वाला था। नागपुर में अधिवेशन होने की वजह से अब किसके चांसेस बन गए थे? बाल गंगाधर तिलक के अध्यक्ष बनने के चांसेस बढ़ गए थे, क्योंकि कांग्रेस का एक लॉ था कि अगर आप जिस भी प्रांत के अंदर जहां अधिवेशन हो रहा है उसका लोकल व्यक्ति वहां का जो हेड है, जो अध्यक्ष है, वो नहीं बन सकता। तो नागपुर में तिलक साहब बॉम्बे प्रांत के थे और नागपुर में अधिवेशन हो रहा था, नागपुर मध्य प्रांत के अंदर था, तो तिलक साहब अध्यक्ष बन सकते थे। लेकिन फिरोज शाह मेहता के कहने पर अब ये जो पूरा का पूरा नागपुर वाला सेशन होने वाला था, ये कहां शिफ्ट हो जाता है? ये शिफ्ट हो जाता है भैया सूरत में। अब सूरत कहां पे था? तो सूरत उस टाइम बॉम्बे प्रोविंस में था, बॉम्बे प्रोविंस में था, बंबई प्रांत में था, और वहां के तिलक साहब थे। अब तिलक साहब जो है इसके अध्यक्ष नहीं बन सकते थे, तो फिर गरम दल वालों ने कहा कि भाई अब तिलक साहब नहीं बन सकते तो लाला लाजपत राय को बना दो। लेकिन नरम दल वालों ने कहा कि नहीं, अध्यक्ष तो राज बिहारी घोष ही बनेंगे। आपस की परेशानियों के बाद राज बिहारी घोष जो है वो अध्यक्ष बन जाते हैं, पर अभी भी जो समस्या थी उसका निस्तारण नहीं हो पाया था। क्या हुआ इस सूरत सेशन में, जल्दी से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते। पहले कब हुआ? तो 1907 में हुआ। कहां हुआ? सूरत में ताप्ती नदी के किनारे। ये ताप्ती नदी के किनारे का ना क्वेश्चन आए दिन आता रहता है एग्जाम में कि भाई सूरत सेक्शन कहां पर हुआ? ताप्ती नदी किनारे। कब हुआ? 1907 में हुआ। इस सेशन के अंदर कांग्रेस 2 धड़ों में बंट जाती है। कौन से धड़ों में? एक तो गरमपंथी, जो तिलक जिनको हेड कर रहे थे, लाला लाजपत राय थे और अरबिंदो घोष थे, और एक थे नरमपंथी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। अच्छा, लेकिन क्या अध्यक्षता के अलावा भी और कोई कारण था जिस वजह से इन 2 धड़ों के बीच में डिफरेंसेस आए? तो हाँ, कारण था। 1906 के कलकत्ता सेशन में स्वदेशी और ये जितने भी सारे प्रस्ताव हुए थे, उन सारे प्रस्तावों को लागू करने की फोर्स कर रहा था आपका गरमपंथी दल, गरम दल या गरमपंथी दल। लेकिन नरमपंथी दल चाहता था कि ये जो प्रस्ताव हुए हैं ये हमारे हिसाब से पारित हुए। तो ऐसी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ती गई कि आपस में लड़ाइयां हो गई, कुर्सियां इधर उधर फेंक दी, और एक जूता आया और फिरोज शाह मेहता सुरेंद्र नाथ बनर्जी के आगे आसपास में आके गिरा, और उससे वो बड़े गुस्से में होते हुए और स्टेज छोड़कर चले गए, और ये जो पूरा का पूरा सेशन था वो वहीं स्थगित हो गया, और कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 2 धड़ों में, नरम दल और गरम दल, नरमपंथी और गरमपंथी। परेशानी सबसे बड़ी क्या थी? अध्यक्ष को लेकर थी। उसके अलावा क्या थी कि जो प्रस्ताव हमें पारित करने हैं वो पूरी तरीके से लागू हो जाए, कोई उनके अंदर चेंज, बड़ा सा चेंज ना हो।
क्लियर है यहां तक बात। अब कांग्रेस का विभाजन हुआ जैसे ही, तो आप याद कीजिए कि ब्रिटिशर्स की जो नीति थी वो क्या थी, फूट डालो राज करो की नीति थी। फूट डालो नाराज करो उन्होंने किस तरीके से किया, क्या किया, उसका सबसे पहला उदाहरण क्या था, वो था हमारा मॉडले मिंटो रिफॉर्म। अब आज की कक्षा में जब मैंने बात करी थी 1906 में होने वाले मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग का बना था 1906 में, और उनकी मांग क्या थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। तो अब ब्रिटिशर्स जो है वो कई 15-20 साल में ऐसे बड़े बड़े कानून लाते थे जिससे भारतीयों की मांग को अपने अंदर इंक्लूड कर सके, और वही कानून आया 1909 में मॉडले मिंटो सुधार या मॉडले मिंटो रिफॉर्म की शक्ल में। अब पहला क्वेश्चन तो ये कहां बनता है कि भाई कब लागू हुआ या कब आया रिफॉर्म, तो 12 मार्च 1909 को आया। करने वाले व्यक्ति, इसके पीछे ब्रेन किसका था, कौन थे इसको लागू करने वाले व्यक्ति, तो वो थे लॉर्ड मिंटो जो कि उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, और एक थे लॉर्ड मॉडले जो कि भारत के सचिव थे। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल थे और जॉन मॉडले भारत के सचिव थे, भारत के सेक्रेटरी थे। क्लियर है यहां तक बात। इन सुधारों के पीछे क्या कारण थे, क्यों ये सुधार आए, तो क्यों का प्रश्न भी समझ लेते हैं। 1892 में जो अधिनियम आया उसको लेकर भारतीयों के अंदर असंतुष्टि थी। उस असंतुष्टि को दूर करने के साथ साथ में अब ब्रिटिशर्स नरम दल की बातों को मानने लगे थे। नरम दल की जो असंतुष्टि थी उसको संतुष्ट करने लगे थे, उनको समझने लगे थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे ये जो गरम दल वाले लोग हैं ये तो स्वराज चाहते हैं, उत्तरदायी शासन चाहते हैं, वो देना तो भारतीयों के लिए अभी पॉसिबल नहीं है। इस वजह से नरम दल की जितनी भी सुधार की राजनीति थी, जागरण की राजनीति थी, उसका साथ दिया किसने, ब्रिटिशर्स ने। किस शक्ल में, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स की, मॉडले मिंटो सुधार की शक्ल में। क्लियर है यहां तक बात। अब अपन चल लेते हैं कि ये जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स थे इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था कि जो सेंट्रल और प्रांतीय, यानी अपन कहें कि केंद्रीय और प्रांतीय जो विधानसभाएं थी, जो सभाएं थी, उनका एक्सटेंशन हुआ, उनका विस्तार हुआ। जो मेंबर्स की जैसे 30 से किसी में 60 हो गए, 60 से 90 हो गए, इस तरीके से सेंट्रल और स्टेट या कहें तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का एक्सटेंशन हुआ, इनका विस्तार हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितनी भी काउंसिल्स थी, जितने भी परिषद थे, काउंसिल या फिर परिषद कहें, जितने भी काउंसिल थी, जितने भी परिषद थे, इनमें इनके अधिकारों में वृद्धि हुई। थोड़े बहुत जो है वो राइट्स, थोड़े बहुत जो अधिकार थे वो भारतीयों को दिए गए। साथ साथ में और क्या इंपॉर्टेंट था कि जो पृथक निर्वाचन की बात, जो पृथक निर्वाचन सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो बात थी, जो 1906 में मुस्लिम लीग कहने गई थी, वो सारी की सारी बातें भी इन्होंने मान ली और हिंदू और मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का गठन हो गया। क्लियर। और इंपॉर्टेंट बात कि जो मतदाता का कॉन्सेप्ट था, जो वोटर्स थे, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट योग्यता जो थी वो निश्चित कर दी गई। क्लियर है यहां तक बात। तो ये चीजें कब हुई, 1909 के मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स में। तो माइंड मैप के थ्रू इस चीज को जल्दी से समझ लेना और अभी के अभी क्लास में हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलना, जिससे सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अभी सामने आ जाए। क्लियर है यहां तक बात। अब देख लेते हैं एक दूसरी इंपॉर्टेंट घटना जो हुई 1911 में। 1911 में क्या हुआ वो देख लेते हैं। आपके एरिया में, आप गांव में, देहात में कभी भी कोई अगर नेता आता है ना, तो आप ये देखते हो कि एक दिन पहले इंपॉर्टेंट सड़कें जो है वो बनने लग जाती है, आसपास में गांव का जो छोटा मोटा विकास है ना वो होने लग जाता है। 1911 में भी ऐसा ही हुआ। 1911 में एक दिल्ली दरबार हुआ। जो अंग्रेजी राजा थे जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ क्वीन मैरी पहली बार जो है भारत आते हैं, और भारत आने के साथ साथ ही दो बड़ी घोषणाएं होते हैं। जल्दी से उनको कब, क्या और कौन के कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दिल्ली दरबार कब हुआ, तो दिसंबर 1911 में हुआ। क्लियर है। कौन आया था, कौन इंपॉर्टेंट व्यक्ति था जिसके लिए दिल्ली दरबार लगाया गया, तो वो थे जॉर्ज पंचम फिफ्थ और महारानी मैरी। अब ये आए हैं तो ब्रिटिशर्स अपने राजा की तो इज्जत बढ़ाना चाहेंगे। अच्छा, उनका किसी भी तरीके से विरोध ना हो और जो राजनीतिक नेता थे वो भी इस दरबार के अंदर अपनी उपस्थिति दें, इस चीज के लिए दो इंपॉर्टेंट घोषणा करते हैं। क्या क्या थी इंपॉर्टेंट घोषणा। एक तो ये कि जो 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल का विभाजन हो गया था, जो बंगाल का पार्टीशन हो गया था, वो पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ में, अच्छा याद करो जल्दी से, मुझे बताओ कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905। क्लियर है बात। अच्छा, इसी को रद्द करने की तारीख कौन सी है, तो 1911 रद्द कर दिया। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अब बंगाल की जो राजधानी थी, आप ये मानो कि कलकत्ता से अब कैपिटल जो है, जो राजधानी है, वो शिफ्ट हो जाती है दिल्ली में।
दो इंपॉर्टेंट घटनाएं घोषणाएं कौन कौन सी हुई? पहली चीज तो ये कि जो बंगाल का पार्टीशन था, बंगाल का जो विभाजन था, वो पूरी तरीके से रद्द कर दिया। कब किया? 1911 के दिल्ली दरबार में। दूसरी, राजधानी कहां शिफ्ट कर दी? दिल्ली की तरफ शिफ्ट कर दी। कहां से कर दी? तो कलकत्ता से दिल्ली की तरफ, जो ब्रिटिशर्स की राजधानी थी, वो कर दी। क्यों? एक तो दिल्ली जो था वो एक हिस्टोरिक कारण था, वहां से पूरे देश की सत्ता चलती थी, मुगलों ने वहां पे शासन किया था, बाकी की डायनेस्टीज ने वहां पे शासन किया था, एक तो वो कारण था। और दूसरा, दिल्ली की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो ब्रिटिशर्स को और दूसरे प्रांतों के साथ अपनी जो प्रशासनिक सदृढ़ता है उसको बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करती थी। क्लियर है? इंपॉर्टेंट बात। दो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो आपको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करना है, ये कि अब घटना जो है, हम चल रहे थे 1911 के बाद एक वर्ल्ड लेवल पर, एक विश्व लेवल पर एक घटना होने वाली थी, वो थी प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो अभी हमें याद करने हैं वो हैं, पहली चीज तो ये कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सारी राजनीतिक पार्टियों ने विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। इसको आह्वान तिलक और महात्मा गांधी ने किया। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट किताबों में लिखे हुए थे, इसलिए मैंने इसको यहां पर ऐड कर दी। दिल्ली दरबार की घटना हो जाती है। दिल्ली दरबार के बाद जो इंपॉर्टेंट एक घटना होती है, हम पहुंच जाते हैं 1914 में। अच्छा, जल्दी से एक छोटा सा रिवीजन करके 1914 से पहले हम कैसे पहुंचे? भाई 1906 में हमने क्या करवा दिया? मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। क्लियर है? 1906 के बाद 1907 में नरम दल और गरम दल के बीच में हो जाता है सूरत का विभाजन, बोले तो सूरत स्प्लिट। ठीक है, सूरत स्प्लिट, सूरत का विभाजन। 1907 के बाद फिर हम आगे चलते हैं और पहुंचते हैं 1909 के मॉडलिमेंटो रिफॉर्म में, मॉडलिमेंटो सुधार में, और फिर हम चलते हैं 1911 के दिल्ली दरबार में। अब हमारी जो रेलगाड़ी है वो पहुंच चुकी है 1914 के स्टेशन पे। 1914 में एक बहुत बड़ी घटना होती है जिसका नाम है कामागातु मारू घटना। अभी कामागाता मारू क्या था? कामागाता मारू जो था ना, एक जापानी शिप था, एक जापानी शिप था। और क्या हुआ ऐसा 1914 में जिसने भारत की राजनीति को तो बदला ही बदला, और भारतीयों के साथ जो क्रांतिकारी गतिविधियां जुड़ी थी उसका जो सबसे बड़ा कारण था वो ये थी कामागाता मारू घटना। क्या हुआ? देखो क्या था कि भाई कनाडा से ब्रिटेन, कनाडा से ब्रिटिश इंडिया जाने का एक डायरेक्ट रास्ता बिल्कुल भी नहीं था। भाई अगर किसी को भी भारत से कनाडा डायरेक्ट जाना है तो उसको जाने का पूरा रास्ता जो था वो नहीं था। अब क्या हुआ कि कनाडा के जो सरकार थी उसने एक प्रतिबंध लगा रखा था कि भाई अगर आप भारत से कहीं और होते हुए कनाडा आ रहे हो तो आपको कनाडा के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नहीं दिया जाएगा। लेकिन कुछ 35 भारतीय भारत से कहीं और होते हुए कनाडा पहुंचते हैं और कनाडा का सुप्रीम कोर्ट जो है उनको आने के लिए हाँ कर देता है और वो कनाडा पहुंच जाते हैं। अब आगे क्या होता है? इसी चीज से उत्साहित होकर गुरजीत सिंह सिंगापुर से 376 भारतीयों को लेकर वैंकूवर, वैंकूवर एक बहुत बड़ा पोर्ट है, एक बहुत बड़ा बंदरगाह है कनाडा का, वहां लेकर पहुंच जाते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाई कर दिया तो अब इन 376 लोगों को कामागाता मारू नाम के एक शिप में लेकर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो उनकी एंट्री पूरी तरीके से बंद हो जाती है। एंट्री, प्रवेश, कनाडा ने प्रवेश बंद करने के साथ साथ ही जैसे ही वो वैंकूवर पहुंचते हैं, कनाडा के अंदर उनका जो है प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया जाता है, उनको मना कर दिया जाता है। क्योंकि पहले की जो घटना थी, कनाडा ने जो प्रतिबंध कर रखा था उसी को आगे बढ़ाते हुए इन भारतीयों को भी प्रतिबंध बंद कर दिया जाता है। विरोध होता है, वहां के जो लोकल भारतीय थे विरोध करते हैं और विरोध के लिए एक शोर कमेटी या तटीय समिति की स्थापना की जाती है, जिससे भाई ये जो प्रॉब्लम है इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट किया जाए। इतनी देर में विश्व युद्ध छुड़ जाता है जापान में और जितने भी वहां से पैसेंजर्स थे वो वापस से उनको कलकत्ता भेज दिया जाता है, भारतीयों को वापस भारत कलकत्ता भेज दिया जाता है। वो उतरने से मना करते हैं। जो अंग्रेजी पुलिस थी उनके बीच में और लोगों के बीच में बहुत बड़ी झड़प हो जाती है और इस झड़प में 18 भारतीय जो थे, 18 यात्री जो थे, उनकी डेथ हो जाती। अब ये जो डेथ का सिलसिला हुआ, इस वजह से हम कनेक्ट करेंगे कि किस तरीके से आतंकवादी घटनाएं, क्रांतिकारी घटनाएं जो थी वो आगे जाके उन्होंने बहुत बड़ा विशाल रूप लिया और भारत की आज़ादी में अपना बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया। क्लियर है यहां तक बात? तो 1914 के कामागातु प्रकरण के साथ आज का भाग स्टॉप होता है। आज की क्लास यहीं तक होती है। थैंक यू।